जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू एग्जाम शिशु। आज से हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान जो है उसकी कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। इसके बाद हम एनसीईआरटी की साइंस भी करेंगे, क्लास 8, 9th एंड 10th की। ओके, इतना पढ़ने के बाद फिर हम पीवाईक्यू लगाएंगे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के सारे एग्जाम के। ओके, घटना चक्र में प्रॉब्लम ये है कि घटना चक्र सिर्फ पीसीएस तक कवर करते हैं और यूपीएससी को, वो कभी यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स को कवर नहीं करते। और एनडीए और सीडीएस का साइंस बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशन। ऑलराइट, वहीं जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने अपना मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षा प्रारंभ कर रखी है। ठीक है, साथ ही साथ हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सारे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। ऑलराइट, वहीं दूसरी तरफ हमारी आंसर राइटिंग फ्री प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे। इसके अलावा हम विजन आईएएस के मंथली मैगजीन के करंट अफेयर जल्दी लेकर आ रहे हैं विथ शॉर्ट नोट्स, और प्लस वीकली द हिंदू के करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। आप धैर्य बना के ये वीडियो देखिए, जितना टाइम का होगा पता नहीं, मुझे लगता है 30-40 मिनट तक का हो जाएगा मैक्सिमम, या उससे पहले भी ख़त्म होगा। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि ये चैप्टर जो है साइंस इतना टफ है नहीं जितना बना दिया गया है ना, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए। प्रॉब्लम क्या है, नोट्स पढ़ने की प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, आप थोड़ा सा ध्यान सुन लीजिए। नोट्स में क्या है ना कि आपने बचपन में ठीक से यदि एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ी है, साइंस हम लोग कैसे पढ़े थे बचपन में, बस रट रटा के किसी तरह 10th-12th पास किए थे। तो और एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बेस होते हैं। हाँ, फैक्चुअल भी होते हैं बट कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। सो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, पर अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ आपको, और कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एनसीईआरटी क्लासेस बताया हूँ कि लूँगा ही। ऑलराइट, तो आइए हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। हम जो अपनी कक्षा की शुरुआत करने वाले हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करने वाले हैं, क्योंकि इस पार्ट से, केमिस्ट्री के इस पार्ट से जो सवाल होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, और जिसको ये सब केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ठीक से समझ में आ गया, वो बहुत सारे रिएक्शंस को कम्प्लीटली समझ जाएगा और आराम से कर लेगा। तो अब हम समझते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर का नाम है। आइए हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जो आप आज का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख पा रहे हो ना, ये यहाँ पे जो है, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ये एक दिन में नहीं बना। रीज़न क्या था कि पीरियोडिक टेबल को हमें ऐसा बनाना था ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नेचर मैच करे, उनके गुण मैच करे। ठीक है, केमिस्ट्री में इसको पढ़ने में आसानी हो, तो इसी सब चीज़ को देखते हुए पीरियोडिक टेबल बनाने का चैलेंज लिया गया। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रयास करा, बट कुछ खास सफलता मिल नहीं पा रही थी। ठीक है, तो आइए अब देखते बस धैर्य से रखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी मौलिक गुण के आधार पर, मतलब क्या नेचर है, बनाकर एक पदार्थ को ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हो। आवर्ती वर्गीकरण मतलब पीरियोडिक मतलब क्या है, जैसे झूला जाता है तो फिर वापस आता है, उसी तरह यदि एक नंबर पे कोई एलिमेंट रखा है तो 7वें नंबर पे उसका गुण मैच होना चाहिए, फिर उसके बाद अगले 14वें नंबर पर वाले मैच होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसे करके, मतलब गुण मैच होने चाहिए, मतलब एक पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, धातु के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है, इसको बांटने का मुख्य उद्देश्य यह था कि रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल, सुविधाजनक और सुस्पष्ट बनाना। अब यहाँ पे जो हम आपको ये फैक्ट देने वाले, इससे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, एक सवाल ऑब्जेक्टिव बनने के चांस। देखिए, कहता है 19वीं शताब्दी के तत्व के वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए, जिनमें प्राउट की परिकल्पना, डोवरनर का त्रिक नियम, डूमा का सममूलक श्रेणी, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, लोथर मेयर का परमाणु आयतन और परमाणु भार। ठीक है, फिर मेंडलीफ का आवर्त नियम आदि प्रमुख तत्वों के वर्गीकरण के इन प्रारंभिक प्रयासों में तत्वों के परमाणु भार के वर्गीकरण के आधार बनाएंगे। अब समझते हैं इसका मतलब क्या। एक्चुअली ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, कौन इसमें से कौन से संबंधित थे, नहीं थे, ऐसे करके। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एक्चुअली उस टाइम पे जितने भी पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश हो रही थी, उस सब में परमाणु भार को कंसिडर किया जाता है।
तो परमाणु भार को कंसिडर किया था, ठीक है। तो जिसके कारण स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। वही डॉर्बनर का जो त्रिक सिद्धांत है कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। अब समझते हैं डॉर्बनर का त्रिक सिद्धांत है क्या। आइए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखते हैं। आपका ये डॉर्बनर का त्रिक सिद्धांत कहता है बच्चा, जैसे आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखोगे तो मान लो हमने यहाँ लिथियम लिया, ठीक है, 3 नंबर पे, और फिर पोटेशियम लिया, और दोनों का जो परमाणु भार दिया हुआ 6.9 और 39 पॉइंट समथिंग, दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 11 बनता है, जो कि इस बीच वाले का बनता है। इसी को बोलते हैं त्रिक नियम, यानी 3 को तत्वों को लेना, 2 एलिमेंट्स के परमाणु भार जो है एटॉमिक मास है उसका मतलब कि निकालना एवरेज, जो कि तीसरे के बराबर था। यही डॉर्बनर का त्रिक नियम है, ठीक है। तो इस त्रिक नियम में कुछ प्रॉब्लम था, इसका सिद्धांत जो है कुछ ही तत्व तक सीमित था, ये विश्वव्यापी मान्यता इसको नहीं मिल सकी। अतः कुछ समय पश्चात तत्वों के वर्गीकरण के यह पद्धति त्याग दी गई। फिर ड्यूमा के विचार को भी व्यापक मान्यता नहीं मिल सकी। ड्यूमा का विचार हम लोग को पढ़ना नहीं जाता, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अतः इसे भी त्याग दिया गया। फिर न्यूलैंड्स का जो आया वो अष्टक नियम आया। अष्टक नियम के सामने अनेक त्रुटियां सामने आई, जो यह कारण नियम अधिक प्रचलित नहीं हो सका। अब आइए अष्टक नियम समझते हैं क्या होता है। अष्टक नियम कहता है कि आप किसी भी वर्ग में देख लोगे आवर्त में, तो पहला तत्व और 8वां तत्व का जो गुण है वो सेम हो, जैसे लिथियम का सोडियम के बराबर होता है, दोनों क्षार धातु होता है। आइए इसको पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं एक दफ़ा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आइए देखते हैं ध्यानपूर्वक। देखिए यहाँ पे लिथियम रखा हुआ है और यहाँ पे सोडियम रखा हुआ। अब आइए यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8वां नियॉन नहीं ले सकते क्योंकि ये जो है मतलब अक्रिय गैस है, ये रिएक्शन नहीं करते। 8वां सोडियम, देखिए बराबर आ गया दोनों के गुण, ये कहता था। पर इसमें भी प्रॉब्लम्स थी। इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी भैया? अष्टक नियम, न्यूलैंड्स ने जो अष्टक नियम दिए उसमें क्या समस्या थी? उसमें समस्या थी कि यह अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता था, ये कुछ कम परमाणु भार वाले तत्वों पर ही लागू होता था। दूसरा, अक्रिय गैस की खोज हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाले होता, न कि 8वें तत्व। अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, याद कीजिए मैंने नियॉन को छोड़ दिया था, क्यों? उस टाइम तक आविष्कार नहीं होते, तो इस हिसाब से नियम बदल गए। जैसे ही अक्रिय गैसों का आविष्कार हो गया, अक्रिय गैस कहने का मतलब है कि जो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, उसी को अक्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये नियम फेल हो गया। अब आपको उम्मीद अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। यदि आप चैनल को सपोर्ट करोगे सो यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, ऑलराइट। अब आइए हम देखते हैं कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है ये कैसी बनाई गई। इन्होंने क्या करा, मेंडलीफ साहब ने क्या करा, इन्होंने भी बांटा परमाणु भार के आवर्त फलन के रूप में, मतलब इन्होंने भी परमाणु भार पे ही बांटा, ठीक है। दूसरे शब्दों में, यदि तत्व के उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो उनके एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। मेंडलीफ के कुछ हद तक सक्सेस हुए भी नियम, ठीक है। इन्होंने परमाणु भार, याद रखिए, भार के आधार पर सजाया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कहता है मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात तत्वों के अपने आवर्त नियम के अनुसार एक सारणी रूप में श्रृंखलाबद्ध किया, जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो वर्टिकल्स और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, 2 प्रकार के कतारें थीं। अभी हम इसके बारे में देखते हैं, कहाँ वर्टिकल है कहाँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वर्ग जिसको ग्रुप और क्षैतिज को आवर्त, पीरियोडिक्स कहते हैं, उसने 9 वर्ग बनाए थे और 7 आवर्त बनाए थे। 9 वर्ग और 7 आवर्त। आइए देखते हैं एक बार फिर से। देखिए अभी क्या है, आपको देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5 6 7 आवर्त, ठीक है। ये एफ ब्लॉक अलग रखे गए मॉडर्न में, ठीक है, अभी के जो पीरियोडिक टेबल से। और 18 वर्ग है, देखिए वर्ग 1 से लेके वर्ग 18 तक, 18वें वर्ग को 0 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे उसने क्या करा था, ग्रुप 9 ही बनाया था, यहीं तक छोड़ दिया था, पर ये सातों का सातों आवर्त की कल्पना कर ली थी उसने। यानी देखिए उसी का नहीं लग रहा सेकेंड वर्जन या एडवांस वर्जन है, न्यू जो मॉडर्न अभी हम पीरियोडिक टेबल पर था। तो मेंडलीफ ने यहाँ तक सक्सेस दिला दी थी, ठीक है। काफ़ी नाम भी है इसका भी, मेंडलीफ ने बहुत मेहनत करी थी।
अब आगे समझते हैं। तो इसने 9 वर्ग बनाए और 7 आवर्त बनाए। मेंडलीव के समय मात्र 63 ही संख्या थी तत्व की, और अक्रिय गैस का आविष्कार भी नहीं हुआ था उस समय। मेंडलीव ने बहुतेरे अज्ञात तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। उसने कुछ खाली जगह भी छोड़ दी थी ताकि जब खोज हो तो चीज़ें हो सके। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या गुण थे ये देख लेते हैं एक दफ़ा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वह सब कुछ है जो एक सफल वर्गीकरण में होना चाहिए। इसके प्रमुख गुण क्या थे? तत्वों के अध्ययन में सुविधा हुई, बिल्कुल हुई भैया। नए तत्वों की भविष्यवाणी भी करके गया था। अनुसंधान कार्य में सहायता मिली। संशयात्मक परमाणु भारों का संशोधन हुआ, जिसका परमाणु भार नहीं मैच कर रहा था उसको संशोधन किया गया। तत्वों के यौगिक के प्रकृति की जानकारी मिली कि तत्व कैसा है, उसका गुण कैसा होगा, ये सब ठीक है। तत्वों के संयोजकता संबंधित निर्णय हुए। अब संयोजकता थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे आगे समझाता हूँ, ठीक है। फिलहाल आप समझिए संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता। किसी तत्व के रिएक्शन करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है, अर्थात अंग्रेजी में इसे रिएक्टिविटी कहते हैं। कोई तत्व कितना जल्दी रिएक्शन करता है वो उसकी संयोजकता है, और किसी तत्व की जैसी रिएक्टिविटी होगी उसी हिसाब से उसका नेचर होगा, या तो वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, क्या होगा, ठीक है। आगे आइए समझते हैं फिर। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से एकदम आ रहा होगा। मतलब आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी होंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब इस मेंडलीव बाबू के आवर्त सारणी में कुछ दोष भी निकले, कुछ प्रॉब्लम्स निकली। क्या निकली भैया, आइए देखते हैं। इन्होंने जो सारणी बनाई उसमें हाइड्रोजन का स्थान को विवादित रखा, हाइड्रोजन के स्थान फिक्स नहीं कर पाया ये। फिर समस्थानिक जो बने इसके लिए कोई स्थान नियत नहीं हो। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक किसी तत्व के वो गुण होते हैं जो उसके स्थान तो सेम होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम है, ठीक है। HDT आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के बारे में, ठीक है। उसे समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। फिर क्या हुआ, कुछ समान गुण वाले जो तत्व थे जैसे कॉपर, Hg, ठीक है, ऑर्गेंटम, फिर Au, ऑरम, Pt, प्लैटिनम, ठीक है, लेड, ये सब जो है इनके लिए अंदर भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया। इनके गुण तो सेम थे लेकिन इसको मेंडलीव साहब ने अलग कर दिया। फिर आवर्त सारणी के तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया, किंतु कुछ स्थिति में इस नियम का पालन नहीं हुआ। अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया। जैसे आयोडीन को टिल्यूरियम के बाद रखा गया, जबकि इसके 126 हैं और इसके 127 हैं। तो ऐसा नहीं नियम पालन हुआ। तो आपको ज्ञात हो गया कि ये प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट। अब क्या हुआ, 8वें वर्ग के 3 तत्वों को एक साथ रखा गया, इससे आवर्त सारणी में अनियमितता उत्पन्न हो गई। इन्होंने क्या, जो 8वां वर्ग, अभी मैंने आपको बताया वर्ग 1 वर्ग 2, उसमें जो 8वां वर्ग था उसके तत्वों को 3 के ग्रुप बना दिया था। फिर अगला, जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं उनको वर्ग 3A में ही रख दिया अकेले से, ये प्रॉब्लम थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु तत्वों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं थी, आप धातु और अधातु को नहीं पहचान सकते। ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। आपको वीडियो एक बार और देखना पड़ेगा, तब आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगे, और इससे कुछ पूछेगा कि टफ लेवल का सवाल तो बन जाएंगे, ठीक है। आइए, आज की क्लास एकदम बेसिक से केमिस्ट्री की, ये आप कर लिए ना ठीक से, तो मैं आपको मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे साइंस में, स्पेशली इन द केमिस्ट्री। फिर हम फिजिक्स और बायो वाला भी क्लास लाएंगे। अब आइए हम मॉडर्न आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो आपकी मॉडर्न आवर्त सारणी है इसके अध्ययन में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोजले जो 1913 में इन्होंने क्या करा, एक गुण खोजा तत्वों का। क्या, इन्होंने भैया परमाणु संख्या का खोज कर दिया, ठीक है। इन्होंने बताया कि किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और या इलेक्ट्रॉन के संख्या के समान होता है। ध्यान से क्यों, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है, क्या, परमाणु संख्या।
और प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है परमाणु भार के बराबर होती है। ठीक है, अब समझते हैं ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दफ़ा देख लेते हैं क्योंकि बेसिक्स हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया ही नहीं अभी तक। आइए देखते हैं एक्चुअली जो परमाणु क्या होता है, पहले ये समझते हैं। परमाणु जो होता है किसी भी सबसे पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। इसके अंदर दो चीज़ होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो सेंटर में बैठा होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल जीरो होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होते हैं, यानी निगेटिव चार्ज होते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक जगह मिल के ही रिएक्शंस करते हैं। जैसे आपने NaCl देखा हो तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज होते हैं। कहने का तात्पर्य है, ठीक है, मैंने कुछ बेसिक्स बता दिए आपको जितने काम थे अभी। अब आइए आगे देखते हैं। परमाणु संख्या इन्होंने जब खोज कर दी तो बहुत सारा आसानी हो गई। किसी तत्व के लिए परमाणु संख्या का मान स्थिर होता है। अब सही बात है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है देखिए सेंटर में बैठा हुआ है यदि, तो वो तो जाएगा नहीं बाहर, तो परमाणु स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है अंदर आ सकता है। ठीक है, ये होता है। आपको मैं बता दूं जानकारी, परमाणु भार थोड़ा थोड़ा चेंज होता भी है। जैसे मान लिया जाए मैंने NaCl माइनस का निकालना है मेरे को, या NaCl प्लस ऐसे करके तोड़ के जब मतलब आयनित कर देते हैं, उसको आयनाइज कर देते हैं, तो उसके बाद भार उसके चेंज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है एक। ठीक है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, हालांकि इतना गहरा में पढ़ना नहीं है पर मैं आपको छोटा छोटा बताते चलाऊंगा बात। तो अब क्या हुआ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, किन्हीं दो तत्वों की परमाणु संख्या एक नहीं होती, अतः परमाणु संख्या ही किसी तत्व का मौलिक गुण है, न कि परमाणु द्रव्यमान। हाँ, द्रव्यमान में नहीं बताया, प्रॉब्लम क्या है, द्रव्यमान का होता है क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु भार बनाते हैं, यानी द्रव्यमान बनाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आइए देखते हैं। अतः मेंडलीव के पश्चात परमाणु संख्या के आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास किए गए। आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर ही आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी उस पिछले वाले सारे में मेंडलीव से पहले सॉरी ये नए वाले जितने थे आवर्त सारणी, उससे पहले सारे परमाणु द्रव्यमान को फलन मानते थे, पर ये पहली दफ़ा परमाणु संख्या को फलन माना। फलन का मतलब फंक्शंस, यानी उसमें आप परमाणु संख्या डालोगे तो कुछ गुण निकल के आएंगे। कहने का मतलब ये, मतलब मान लेते फलन, इस फलन शब्द का मतलब होता है जैसे मान लो ये एक वॉशिंग मशीन है और आप इसमें परमाणु संख्या डालोगे तो जो तत्व का नाम निकल के आएगा उसका नेचर सेम होगा। ठीक है, यदि उसकी सेम सेम चीज़ें आ रही है तो। ठीक है, पहले द्रव्यमान के आधार पर बांटा गया था। कहने का तात्पर्य है आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन में मेंडलीव के आवर्त सारणी के अधिकांश दोष दूर हो जाते हैं। अब नया वाला जो आया है उस दोष दूर कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्ती वर्णन का मूल आधार है। ठीक है, जो अभी बनाया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक दफ़ा समझ लेते हैं, इसमें डायरेक्ट पढ़ना नहीं पर समझते हैं। देखिए, जैसे कोई भी परमाणु होती है उसके अंदर एक नील्स बोर का लॉ होता है, उसको बोलते हैं 2n²। उसके कौन से कक्षा में ऑर्बिट में, ऑर्बिट क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पढ़ना नहीं है पर मैं बताता हूँ क्योंकि आगे सन हो सकता है समझाने में इसकी हेल्प होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कक्षा इसका नाम है K, फिर ये है L, फिर ये है M, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, किस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पहले कक्षा में जो है वो 2 × 1² यानी 2 जा सकता है, दूसरे में 8 जा सकता है, तीसरे में 18 जा सकता है, ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको बता दें जो लास्ट वाला कक्षा है उसमें आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। यदि 8 से ज़्यादा आ गया, जैसे मान लीजिए मेरे पास लास्ट वाले कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो मैं इसे फिर से 2, 8 और 2 में तोड़ूंगा। ठीक है, किसी भी कक्षा में। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इससे होगा क्या कि जिसके लास्ट में 8 आ जाते हैं उसका अष्टक पूरा हो जाता है, यानी कि वो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा और वो अक्रिय गैस बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे इसका एक्सेप्शन है बस एक हीलियम। ठीक है, पर नियॉन का देखते हैं, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन का 18 होता है। आप देखिए दोनों के लास्ट वाले कक्षा में बस 2 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। कैसे, 10 को तोड़ेंगे 2, 8 में 8 आ गया। ठीक है, 18 को तोड़ेंगे 2, 8 2 में। ठीक है, इसके आगे जो भी है नियॉन के बाद क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, सबका वही स्थिति है। ऑलराइट, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी बना बच्चा, उसका क्या है कि
7 क्षैतिज कतारें थी और 18 वर्ग दिए गए। ठीक है, यहाँ तक सोते हैं। प्रथम सदस्य जो हैं वो क्षार है, धातु तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस है। ठीक है, अभी मैं आपको जब पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। इनर्ट गैस होते हैं। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य सिर्फ हाइड्रोजन है। परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक और 90 से लेकर 103 तक वाले तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग कतारों में रखा गया, यानी उसको एफ ब्लॉक में डाल दिया गया अलग से, क्योंकि उसके नेचर तो कुछ अलग थे। ठीक है, आइए यहाँ पे एक दिया हुआ किसमें कितने तत्व हैं। आवर्त 1 में 2 तत्व हैं, 2 में 8 हैं, 3 में भी 8 हैं, 4 में 18 है, 5 में 18, 6 में 32 है और बाकी सब 7 में हम डाल दिया। इसको ऐसे याद कीजिए, 2 8 8 18 18 32। ये 2n² वाले फॉर्मूला बैठ रहा है। देखिए, पहला में 2, फिर ये 8 और फिर 8, फिर 18 18 और ये 32। ठीक है, ऐसे करके हमने याद करने का एक तरीका निकाला आपका। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बीच कंपेयर देखते हैं। ठीक है, क्या तुलना है दोनों के मतलब कि आवर्त सारणी के बीच। ठीक है, कहता है कि मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ, परमाणु संख्या को आधार माना गया, उसके बढ़ते क्रम में सजाया गया। ठीक है, मेंडलीफ ने 9 वर्ग खोजा था, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग थे। पर देखो इसी का अपडेटेड वर्जन है कि नहीं। मेंडलीफ साहब बहुत हेल्प करा, उनको थैंक यू बोलो। अगला, मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी थी ना, उसमें धातु और अधातु तत्वों के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं थी। कैसे धातु पहचानेंगे, कैसे अधातु पहचानेंगे, नहीं पता था। इस आधुनिक आवर्त सारणी में सब कुछ अलग अलग विभाजन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम भी धातु अधातु पहचानना सीख जाएंगे 1 मिनट के अंदर, बस टेंशन ना लो। अगला, आवर्त सारणी में सामान्य तत्व एवं संक्रमण तत्व अलग नहीं प्रदर्शित किए। संक्रमण तत्व उसको बोलते हैं जो धातु और अधातु दोनों के मिक्सचर को रखता है, मतलब ना धातु है ठीक से ना अधातु है। ठीक है, फिर आधुनिक में क्या हुआ कि इसे संक्रमण तत्व को सारे डी ब्लॉक्स एफ ब्लॉक्स में अलग अलग जगह पे अरेंज किया गया। 5वां, आवर्त सारणी को तैयार करते समय मेंडलीफ को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी नहीं थी। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खोज ही नहीं हुआ था। ठीक है, इस आवर्त सारणी में तत्वों की सजावट का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, लेकिन अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलते ही परमाणु संख्या के आधार पे। ठीक है, हमने यहाँ तक समझ लिया अच्छे से। अब आइए एक दफ़ा हम संयोजकता और धातु अधातु समझते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लिए सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 को आप तोड़िएगा 3 भाग में, 2 8 1। इसके बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आया, यानी जिसके बाह्य कक्षा में 4 से नीचे इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, उसको धातु कहते हैं, यानी मेटल होते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लिया जाए कार्बन का, नहीं सॉरी ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 को आप तोड़ोगे तो 2 और 6 में टूटेगा। 6 जो है 4 से ज़्यादा आ गया। ठीक है, 4 से ज़्यादा आ गया, तो 4 से जब ज़्यादा आ गया तो यानी कि ये जो है ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अब समझते हैं एक वर्ड संयोजकता क्या होता है। देखिए, किसी के बाह्य कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन आया, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन आया, 8 में से उतना घटा दो 6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इसका संयोजकता नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा यदि, तो इसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसकी संयोजकता पूरी हो गई। ठीक है, अब ये संयोग नहीं करेगा। ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड जो है वो स्टेबल एक यौगिक क्यों बना, 2 तत्व एक जगह मिलकर यौगिक किस लिए बना पा रहे, क्योंकि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। ये दोनों ने एक जगह मिल के रिएक्शंस कर लिया। ऐसे ही करके सारे केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो, उस लिहाज से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, अब आइए कुछ आवर्त सारणी में फिर से मैं आवर्त दिखाता हूँ आपको, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं आवर्त, जो लेटा हुआ है यानी हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है उसको ग्रुप बोलते हैं। 18 वर्ग है, 7 आवर्त हैं।
ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में। अब आइए आवर्त की कुछ विशेषता पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी की किसी आवर्त में यदि आप बाएं से दाएं जाने पर तत्व के धात्विक गुण कम होते हैं तथा अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। इसका क्या मतलब है? यदि आप आइए एक दफ़ा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लिया आप हाइड्रोजन लिथियम से लेके इधर इधर आएंगे बेरिलियम कार्बन तक, तो इधर धात्विक गुण कम होते हैं, यानी लिथियम ज़्यादा धात्विक गुण रखता है एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, ये कहने का मतलब है। इसी बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे करते चलूँगा जो मुझे हार्ड लगेंगे उसका। अगला, आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, यानी ऐसे जा रहे हो आप, तत्व का रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में बढ़ती है। यानी दो नियम, लगातार नहीं घटती, पहले घटी फिर बढ़ने लगी, पहले घटेगी क्रियाशीलता फिर बढ़ने लगेगी। किसी आवर्त में तत्वों की संयोजकता 1 से बढ़कर 4 हो जाती है। ठीक है, आपको मैंने संयोजकता बताया 1 से बढ़कर 4 होती है तथा उसके बाद घटते घटते शून्य हो जाती है। हाँ देखिए, पहले 1 से बढ़ते हुए 4 तक गई संयोजकता, और जैसे ही आप क्या कहता है अक्रिय गैस के पास पहुंचोगे तो उसकी संयोजकता 0 हो जाती है, रिएक्टिविटी 0 होती है। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन 2 8, जैसे नियॉन का मैंने बताया था 10 पूरे हैं, तो वो क्यों रिएक्शन करेगा, है ना। ये था। अगला कहता है किसी आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति यानी गेन एंथैल्पी होती है का मान बाएं से दाएं जाने पर प्रायः बढ़ता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है मैं समझाता हूँ आपको। किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन गेन मतलब लेने की जो क्षमता है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, ठीक है, वो बाएं से दाएं बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? इसीलिए देखिए क्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेकर रिएक्शन कर सकता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि क्लोरीन यहाँ है साइड में 17वें नंबर हैलोजन ग्रुप में है। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए समझ में आया? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। यानी विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जो है बढ़ती है। यानी यदि आप इधर देख लो, लास्ट पीछे वाले को इधर देख लो, तो क्लोरीन जो है जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले सकता है। ठीक है, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा वो उतना जल्दी रिएक्शन करेगा। यानी कि जब आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे वहाँ पे कि कैसे इसको तोड़कर वो निकल गया और उसको हटा दिया, यानी विस्थापित कैसे कर दिया। ठीक है, तो आपको तभी समझ में आएगा जब पता चलेगा अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ इसलिए। अगला, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या त्रिज्या घटती है। यानी इधर से इधर जाओगे तो परमाणु की त्रिज्या घट जाएगी, यानी परमाणु का साइज छोटा हो जाएगा। और बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है? भास्मिक गुण जो है वो भी घटते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ याद करना है। अब हम समझते हैं वर्ग की विशेषता क्या है भैया। वर्ग की विशेषता क्या है? ठीक है, वर्ग की विशेषता देखते हैं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धात्वीय गुण में वृद्धि होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आओगे तो धात्वीय गुण बढ़ेगा, यानी ठीक है। अगला, धातु के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातु के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातु की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। ठीक है, यदि ये धातु है और यह अधातु है, यदि उसके वर्ग में आप ऊपर से नीचे आओगे तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, पर अधातु वाले ग्रुप में आओगे तो घटेगी। आइए इसको देख लेते हो कि इसका यूज होगा प्रैक्टिकली। जैसे मान लिया जाए, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये, हाँ जैसे मान लिया जाए हम ये वाला ग्रुप में आते हैं, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में। आप ऊपर से नीचे आओगे तो अधात्विक गुण घटेगा, पर जैसे ही आप इधर देखिए, आप सोडियम वाले ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, है ना। यानी लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है और सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है। नहीं सॉरी, धात्विक गुण मतलब धातु ज़्यादा धात्विक गुण रखता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया। अब आइए हम देखते हैं कुछ और। अगला कहता है किसी वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होती है।
ये अभी हम जस्ट देखेंगे। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है, संयोजकता समान है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। आवर्त सारणी किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन प्रीति का ऊपर से नीचे मान आने पर घटता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रीति मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो है घटती है। आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव यानी इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए दी गई ऊर्जा जो है उसकी मान घटती है। ठीक है, और अगला कहता है आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, यानी त्रिज्या बढ़ती है। क्योंकि देखिए कैसे परमाणु आकार बढ़ता है, इसे देखते हैं। मान लीजिए सोडियम का परमाणु संख्या है 11 और पोटेशियम का परमाणु संख्या है 19। ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है, हाँ 19 है। तो 11 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 8 1 होगा, यानी इसके पास मात्र 3 ही ऑर्बिट है, और 19 में एक ऑर्बिट और बढ़ जाएगा, 4 ऑर्बिट हो जाएगा। जब ऑर्बिट का साइज बढ़ रहा है तो परमाणु की साइज बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो इसीलिए ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का जो साइज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं जिससे संबंधित सवाल एक्सेल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कहता है कि अभी तक कुल 118 तत्व मिले हैं, 98 प्रकृति में पाए जाते हैं और कृत्रिम तत्व 20 हैं। ठीक है, इस बार बीपीएससी ने पूछा था कि कौन से कृत्रिम तत्व हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। ठीक है, सबसे हल्का धातु हाइड्रोजन है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व जो है लिथियम है। द्रव्य धातु तत्व पारा है जो द्रव अवस्था में। द्रव अधातु तत्व यानी अधातु जो द्रव अवस्था में ब्रोमीन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है चांदी है और विद्युत का सुचालक अधातु में ग्रेफाइट है। सबसे अधिक अघातवर्धनीय मतलब सबसे ज़्यादा पीट पीट के पत्थर जो बनाया जा सकता है वो सोना को बनाया जा सकता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व फ्लोरीन है, फ्लोरीन से ज़्यादा क्रियाशील कोई नहीं है। ठीक है, अगला सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो है सीजियम है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। ऐसे मैं बता सकता हूँ कि कैसे निकलता है ये, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब उतना मैं बताने लगूंगा तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशंस का कम एग्जाम ये हो रहा है और बाकी साइंस इसी चल रहा है। अगला कहता है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति करने वाला था तो क्लोरीन है। क्लोरीन बहुत तेज़ी से करता है। सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होती है फ्लोरीन की होती है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ ही फ्लोरीन होता है और सब सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग शून्य वर्ग होता है, यानी सबसे ज़्यादा गैस शून्य वर्ग में, यानी कि 18वें ग्रुप में। एक परमाणु तत्व जो है अक्रिय गैस होते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है और हड्डियों और दांतों से निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। अब आइए आज हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में कुछ तत्व को याद कर ले, यानी आपको परमाणु संख्या भी याद हो जाएगी, संयोजकता सबकी सेम होती है ये समझ में आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते हैं, बस 2 मिनट और समय दीजिए, आपको अच्छे से समझ में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए लिथियम, इसका होता है 2 1, 3 परमाणु संख्या 11, 2 8 1। देखिए सबकी संयोजकता एक आ रही है ना। पोटेशियम का देखिए 19 है तो इसका हो जाएगा 2 8 8 1। समझ में आ रहा है। तो आइए जब सेम है, अब परमाणु संख्या हमको कैसे निकालना है। देखिए 1 में पहले 2 जोड़े तो 3 परमाणु संख्या आ गया, फिर 3 में 8 जोड़े, फिर 8 जोड़े, ऐसे जोड़ना है। 2 जोड़िए, फिर 8 जोड़ दीजिए, फिर 8 जोड़ दीजिए, फिर 18 जोड़ दीजिए, फिर 18 जोड़ दीजिए, ऐसे करके बढ़ते चल जाएगा। आपको परमाणु संख्या भी याद हो जाएंगे सबके। ठीक है, कुछ खास के यूज होते हैं एग्जाम्स के अंदर जिससे मैं यह भी याद करवा देता हूँ। आइए जैसे ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसके इस ग्रुप को याद करने का तरीका होता है, बोलेंगे हलीना हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। अगला दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये हो गया। आइए 18वां ग्रुप का ट्रिक है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, इसको हम याद करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेटीन के नाम से। ऐसे
16वां ग्रुप को ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। 13वां ग्रुप को याद करने का बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। तो ऐसे करके हमने कुछ तत्व आपको याद करा दिए, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप इसी चैनल पर जुड़े रहिएगा। आपको कल इस चैप्टर के या आगे और कुछ चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं आपको एमसीक्यू करा दूंगा। सारे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ जितने भी पीवाईक्यू अभी तक आए हैं स्टेट पीसीएस तक इंक्लूडिंग, वो सारे करा दूँ। लगभग आप 10,000 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाहर बियॉन्ड सवाल नहीं जाएंगे। यदि उसके बाहर सवाल चले गए तो फिर समझिए भगवान की सही की मेहरबानी पे ही बन सकता है, किसी बच्चे से ट्रिक उड़िक लगा के। बाकी इससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, है ना। उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। कुछ कमी है तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए इन द चैट, ऑलराइट। बट नाउ यू हैव टू, हेलो हाँ, अभी क्या है आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर्स कि बिना आपको मेहनत के सफलता मिलने वाली है नहीं, है ना। शॉर्ट से रट रट के ट्रिक ABC ऐसे करके काम नहीं चलते। आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा बेसिक से एडवांस तक, जितना एग्जाम्स के लिए रिक्वायरमेंट है। बेसिक्स के लिए मैं NCERT में जस्ट शुरू करने वाला हूँ 1-2 दिन के भीतर। मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिलने चाहिए। आप क्लास को शेयर कीजिए, मुझे लगना चाहिए कि हाँ मेरे कंटेंट की डिमांड है मार्केट में। बिकॉज मैं ऐसे ही, ये समय लगता है बनाने में, 1-10 मिनट में नहीं बन जाते। पहले खुद पढ़ना, फिर नोट्स बनाना, उसको देख समझना समझाना, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू मी, ऑलराइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ऑलराइट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।